गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट थर्ड की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो हैं कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्ग के बारे में पढ़ा था और वर्ग की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग से संबंधित अपनी विशेषताएं दी है और अलग अलग समाज में जो हैं वर्ग बताए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे वर्ग की, तो मैंने जैसे बताया था कि वर्ग जो है कि हम जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर जब समाज को अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर देते हैं तो उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग में जो है एक वर्ग के सभी लोगों की जो है, जैसे मिकाइवर पेज ने और ऑगबर्न निम्फॉग ने कहा है कि एक वर्ग के सभी सदस्यों की जो सामाजिक परिस्थिति होती है वो समान होती है। और उसके अतिरिक्त हमने काफ़ी सारी जो है विशेषताओं के बारे में भी पढ़ा था कि वर्ग जो है उनमें उतार चढ़ाव पाया जाता है, मुक्तता है, स्थानांतरण है, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज जो है हम जो देख रहे हैं कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने वर्ग किसे कहा, उनके वर्ग निर्धारण का आधार क्या रहा। तो बहुत सारे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने वर्ग निर्धारण के अलग अलग आधार भी बताए हैं। मैकाइवर पेज ने अलग बताया है और रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने 7 आधार बताए थे जिस आधार पे हम समाज में वर्ग निर्धारण देखते हैं। तो जब मैं कार्ल मार्क्स की बात करती हूँ तो कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग निर्धारण का मुख्य आधार बताया है वो आर्थिक आधार बताया है। आर्थिक आधार पे उन्होंने जो है वर्ग बताए हैं। अगर मुख्य रूप से हम देखें तो उन्होंने एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग की बात करी है कि आर्थिक आधार पे एक के पास उत्पादन के साधन जो हैं उसका अभाव है और दूसरे के पास उत्पादन के साधन हैं। तो अब हम आगे बात करें उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि वर्ग जो है, जैसे हमने काफ़ी सारी विशेषताएं पढ़ी, लेकिन मुख्य रूप से जब हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स जो वर्ग की विशेषताएं हैं वो हम देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने बताया है एक बड़ा समूह कि किसी भी हम वर्ग कह रहे हैं अगर किसी को, तो उसके लिए एक बड़ा समूह, व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होना आवश्यक है। हम एक दो लोगों को वर्ग नहीं कह सकते, काफ़ी सारे लोग उसमें होने चाहिए जो एक समान परिस्थिति के होते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में देखा है कि एक समान परिस्थिति के होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब हम समूह की बात करते हैं तो एक बड़ा समूह, और जब हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोग होने चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट बताया है उन्होंने कार्ल मार्क्स ने समान आर्थिक गतिविधियाँ, कि एक वर्ग के जो लोग होते हैं, जैसे अगर मैं उदाहरण दूँ हम कहते हैं उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, तो इनकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं या हम कहें कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो आर्थिक गतिविधियां हैं एक वर्ग की, उनकी समान आर्थिक गतिविधियां होती है। आर्थिक रूप से समानताएं उनमें हमें, या आर्थिक गतिविधियों के आधार पे हमें उनमें समानताएं जो हैं देखने को मिलती है। तो दूसरा जो कहा है उन्होंने कि समान जो है आर्थिक गतिविधियां जो है हमें देखने को मिलती। तीसरी है समान जीवन शैली और संस्कृति, कि अगर हम जब वर्गों की बात करते हैं, जैसे मैंने आर्थिक आधार पे जो अगर मैं कहूँ हम समाज को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग में बांटते हैं, या कार्ल मार्क्स ने मुख्य रूप से, वैसे बहुत सारे वर्ग जो हैं उन्होंने बताए हैं अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से पूरे समाज को एक शोषक और शोषित वर्ग में जब हम बांटते हैं तो कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक ही वर्ग के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए हम जो हैं उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो है और यहाँ जो है, इनकी जीवन शैली जो है वो एक जैसी होगी। उनकी जो संस्कृति है, रहन सहन है, खान पान है, उनका जीवन जीने का जो तरीका है वो एक वर्ग का लगभग एक समान होगा और दूसरा जो वर्ग है उससे अलग होगा। जैसे उच्च वर्ग के जो सारे लोग हैं उनकी जीवन जो शैली और संस्कृति समान होगी, और मध्यम वर्ग के जो हैं उसकी समान होगी, लेकिन इन दोनों में हमें अंतर देखने को मिलेगा
कि उच्च वर्ग जो है और मध्यम वर्ग की जो जीवन शैली है उसमें हमें अंतर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वर्ग चेतना। वर्ग चेतना के हर वर्ग में जागरूकता पाई जाती है, अपने वर्ग के हितों के प्रति चेतना पाई जाती है, अपने वर्ग के प्रति जो है एकता की भावना पाई जाती है। वर्ग चेतना हम उसे कहते हैं कि अपने वर्ग के प्रति जागरूक रहना, अपने वर्ग के हितों के प्रति जागरूक रहना, अपने वर्ग की एकता के प्रति जागरूक रहना, हम उसे क्या कहते हैं? वर्ग चेतना। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है वर्ग की विशेषता है कि उसमें वर्ग चेतना का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट लास्ट है, इसको हम विद्वेष की भावना बोलते हैं कि जहाँ एक वर्ग अपने वर्गों के प्रति एकता रखता है या हित की भावना रखता है, वहीं दूसरे वर्ग के प्रति प्रतिशोध और विद्वेष की भावना का होना आवश्यक होता है। वो दूसरे वर्ग से जो है अपने आप को अलग रखता है, अपने हितों के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने जो है वर्ग से जुड़ा रहता है और दूसरों या दूसरे वर्ग के प्रति उसमें जो है विद्वेष की भावना होती है और अपने हित के लिए वो दूसरे वर्ग से संघर्ष करता है। इसीलिए संघर्ष होता है कि दोनों जो वर्ग हैं उनके हित अलग अलग हैं, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं और दोनों एक दूसरे के प्रति द्वेष विद्वेष की जो है भावना रखते हैं और इसीलिए जो है हमें संघर्ष देखने को मिलता है। तो संघर्ष जब ही होगा जब प्रतिशोध की भावना होगी या दूसरे वर्ग के प्रति हमारी जो है द्वेष की भावना होगी, तभी हम जो है संघर्ष, या एक वर्ग तभी संघर्ष करेगा। अगर एकता की भावना होगी तो संघर्ष नहीं होगा। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स ने अपने दास कैपिटल जो है उसके लास्ट अध्याय में वर्ग के बारे में जहाँ विवेचना करी है वहीं ये बताया है, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने वर्ग की डेफिनेशंस नहीं दी है लेकिन कुछ विशेषताएं उन्होंने जो बताई है वो मैंने आपको क्लियर की है, क्योंकि वर्ग की बहुत सारी विशेषताएं लेकिन कार्ल मार्क्स ने जो मेनली बताई है वो यही हमारी कि एक बड़ा समूह है, समान आर्थिक गतिविधियां हैं, समान जीवन शैली हमें देखने को मिलती है एक वर्ग के सदस्यों की, और वर्ग चेतना और उसके बाद द्वेष की जो है भावना हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है, जैसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग के बारे में हमें बताया या वर्ग की डेफिनेशंस है। अब एक प्रश्न उठता है कि जो है वर्गों की उत्पत्ति कैसे हुई या वर्ग जो है वो कैसे जो है समाज में हमें देखने को मिले, क्योंकि हम जब मानव समाज की प्रथम अवस्था की बात करें, मानव समाज की बात करें, तो पहले वर्ग व्यवस्था नहीं थी, किसी तरह के वर्ग हमें समाज में नहीं देखने को मिलते थे। जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि पहले लोग नहीं थे, इतने लोग नहीं थे, इतनी आवश्यकताएं नहीं थी, उतना उत्पादन नहीं होता था। जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ने लगी। पहले आवश्यकताएं इतनी ही थी कि बहुत सीमित साधनों से आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी, बहुत सीमित उत्पादन, मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा होता ही नहीं था। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, लोग जो हैं उत्पादन करने लगे, और उत्पादन जब होने लगा तो उत्पादन और संपत्ति का जब असमान वितरण होने लगा, या कहेंगे कि आर्थिक असमानता, क्योंकि निजी संपत्ति का जो है कॉन्सेप्ट आ गया इस अवस्था में। अब निजी संपत्ति जो है उसकी भावना लोगों में दिखने लगी और आर्थिक व्यवस्था के आधार पे हमें जो है असमानता देखने को मिलने लगी। तो अब क्या हुआ कि किसी के पास उत्पादन के साधन जो हैं वो मिलने लगे, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने लगे लोग, और कुछ लोगों के पास उत्पादन के साधन भी नहीं, जमीन भी नहीं। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने क्या करा, वर्ग जो है उनका निर्माण किया या वर्गों की उत्पत्ति यहाँ से होने लगी। तो इस तरीके से जो है वर्ग हमें जो है देखने को मिला, आर्थिक असमानता के कारण, उत्पादन के साधनों के असमान वितरण के कारण। अब यहाँ जो है फिर कार्ल मार्क्स ने जब वर्ग जो है उत्पत्ति की बात करी, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि विभिन्न समाजों में जो है किस प्रकार की जो है वर्ग व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जैसे मैंने सामने आपको दिख रहा होगा, विभिन्न समाजों में वर्ग
तो यहाँ हम देख सकते हैं कि विभिन्न समाजों में जब हम वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ मैंने जो है 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि किस प्रकार से जो है कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने अलग अलग समाज में वर्ग की बात करी है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा आदिम साम्यवादी समाज। आदिम साम्यवादी समाज की बात मैं करूं तो आदिम समाजों की हम जब बात करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि आदिम जो समाज होते थे वहाँ पर निजी संपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं होती थी। आदिम समाजों में लोग बहुत, या कह सकते कि पॉपुलेशन बहुत कम होती है इन समाजों की, और यहाँ पे जो है आर्थिक असमानता बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, और जो संपत्ति हुआ करती थी वो सामूहिक हुआ करती थी। अब ये जो संपत्ति सामूहिक हुआ करती थी उसके फलस्वरूप क्या होता था कि लोगों में ये ऐसी भावना ही नहीं थी कि ये मेरी संपत्ति या आपकी संपत्ति, और ना उत्पादन के साधनों का जो है अलग अलग स्वामित्व होता था। सब लोग मिलके क्या करते थे, सारे लोग मिलके जो है उत्पादन का कार्य करते थे। कबीले का जो सरदार होता था या लोग होते थे सब मिलकर जो है शिकार करते थे, उत्पादन सामूहिक रूप से होता था। तो जब हम आदिम साम्यवादी समाज की बात करते हैं तो यहाँ किसी भी प्रकार का हमें आर्थिक असमानता देखने को नहीं मिलती थी। संपत्ति सामूहिक होती थी और लोग मिलजुल कर रहते थे, मिलजुल कर उत्पादन करते थे, मिलजुल कर सारा कार्य करते थे, और किसी भी प्रकार के जो हैं ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार का अभाव था यहाँ पर। इसलिए किसी भी प्रकार का जो है शोषण नहीं देखने को मिलता था, कि कोई ऐसा नहीं था कि किसी पर आधिपत्य जमाए या उत्पादन के साधनों पे कुछ लोग जो हैं उनका स्वामित्व है और कुछ लोगों का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। संपत्ति सामूहिक होती थी, कबीले का सरदार सारे डिसीजंस लेता था, उत्पादन भी सामूहिक रूप से होता था, और यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि बचत वाली कोई अर्थव्यवस्था नहीं होती थी, भरण पोषण वाली अर्थव्यवस्था भी थी यहाँ पर। तो इसीलिए आदिम साम्यवादी समाज की यहाँ पर जो है हमें किसी भी प्रकार का वर्ग जो है देखने को नहीं मिलते थे। ना शोषण वाली अवस्था थी, ना शोषक वर्ग था, ना शोषित वर्ग था। तो यहाँ जो है आर्थिक असमानता हमें नहीं देखने को मिलती थी। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, आदिम साम्यवादी समाज कहते हैं। कि यहाँ पे जो है श्रम विभाजन भी बहुत छोटे लेवल पे, बहुत शून्य अवस्था में, कि वृद्ध है व्यक्ति हैं या लिंग के आधार पर, आदमी औरत मेल फीमेल के आधार पर, बालक वृद्धावस्था आयु के आधार पे है, हमें जो है ये कह सकते हैं कि श्रम विभाजन देखने को मिलता था। विशेषीकरण नहीं था, श्रम विभाजन भी उतना ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ जो है इस तरह का हमें वर्ग स्तरीकरण या वर्ग व्यवस्था देखने को नहीं मिलती थी। सेकंड आ गया हमारा जो है ये फर्स्ट था हमारा। अब सेकंड जो बताया है कार्ल मार्क्स ने, दासत्व युग में वर्ग। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे आदिम साम्यवादी युग में तो सब कुछ सामूहिक था। जब दासत्व युग की बात करते हैं तो यहाँ धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, दास मूलक समाज की स्थापना हुई। क्योंकि अब यहाँ क्या हुआ, कृषि होने लग गया, पशुपालन, दस्तकारी करने लगे लोग। समाज में जो है अब इस अवस्था में जो है निजी संपत्ति का विकास हुआ। निजी संपत्ति का विकास, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि लोग जो हैं यहाँ अलग अलग प्रकार के कार्य करने लगे, और पूरा समाज जो है दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक स्वामी और दास। हमें दो वर्गों में विभाजित दिख रहा है। स्वामी है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर जो है अधिकार था, उत्पादन के साधन थे, क्योंकि यहाँ पे ये स्वामी धन का, पशु का, जमीनों का मालिक होता था। दूसरा जो है हम देख रहे हैं दास, जिसकी अवस्था जो है कि यहाँ इसके पास जो है भूमि है, औजार है, या ये कहेंगे कि उत्पादन के जो साधन हैं वो नहीं हुआ करते थे। और जो स्वामी होते थे उनके पास इन सब का जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती थी, या ये सारी चीज़ें बहुत सारी होती थी। तो अब क्या होता था, इस दासत्व युग में दासों को खरीदा और बेचा जाता था। जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, बीज हैं, खाद है, जमीन है, पशु हैं,
वो स्वामी है, दास जिसके पास उत्पादन के साधन नहीं है, जिसके पास जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं है, और इन दासों को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, उधार दिया जाता था। तो ये जो स्वामी होते थे इन्हें अपना जो है गुलाम बना के रखते थे, और ये सब कार्ल मार्क्स के अनुसार किस कारण है? उत्पादन के साधनों के कारण, कि इसके पास सारे साधन है और इसके पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं है, इसलिए ये इनका जो है गुलाम बन जाता था और इनके बताए हुए सारे जो है कार्य करता था। तो ये दासत्व युग में हमें जो है दो प्रकार से देखने को मिलता है कि दासत्व युग में समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक जो है स्वामी है और दूसरा दास है। इस समाज ने पूर्व समाज की अपेक्षा जो है, अगर हम आदिम साम्यवादी समाज की अपेक्षा बात करें तो बहुत ज़्यादा आर्थिक उन्नति करी थी। ये बात अलग है कि यहाँ पर निजी संपत्ति का महत्व बढ़ गया, और निजी संपत्ति के महत्व के साथ साथ जो है जब हम वर्ग की बात करते हैं तो यहाँ स्वामी और दास जो हैं वो दो भागों में बट गया, और यहाँ जो है शोषण वाली अवस्था हम इसको कह सकते हैं कि स्वामी जो है शोषक वर्ग है और दास जो है शोषित वर्ग है, जिनका भरपूर शोषण होता था, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक असमानता, निजी संपत्ति का जो है कॉन्सेप्ट जब बढ़ने लगा तो आर्थिक असमानता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इस प्रकार जब हम दासत्व युग की बात करते हैं तो समाज जो है दो भागों में बट गया, और इस युग में नगरों का भी जो है निर्माण होने लगा, फिर व्यापार का विकास हुआ, कृषि और उत्पादन जो है वो और बढ़ने लगा, विभिन्न प्रकार की जो है धातुओं का विकास होने लगा। तो इस प्रकार क्या हुआ? श्रम विभाजन और विशेषीकरण भी बढ़ने लगा। अब तीसरा जो है कार्ल मार्क्स ने जो बताया है वो सामंती समाज में वर्ग बताया है। सामंती समाज की हम बात करते हैं तो सामंती समाज में भी, सामंत समाज में भी हमें दो वर्ग देखने को मिलते हैं। इस सामंती समाज की जब हम बात करते हैं तो सामंती समाज में दो वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। एक तरफ जो है सामंत देखने को मिलते थे और दूसरी तरफ जो है अर्ध किसान जो है वो देखने को मिलते थे। वही वाली बात वापस से यहाँ हो रही है कि जो सामंत हुआ करते थे वो जो हैं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ हुआ करते थे, और अर्ध किसान जो हैं वो इतने सुदृढ़ नहीं थे, और अर्ध किसान जो होते थे सामंतों के अधीन रहते थे और उनके खेती का कार्य करवाते थे। और अगर हम देखें तो स्थिति की अगर हम बात करें कि अर्ध किसानों की स्थिति की हम बात करें तो दासों जितनी खराब तो नहीं थी, क्योंकि दास जो है दासत्व युग में दासों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो अर्ध किसान जो है वो उतनी खराब स्थिति में नहीं थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्हें बहुत सारे जो हैं प्रतिबंधों का या प्रतिबंध इन पर रखे जाते थे। तो सामंत इनके पास उत्पादन के साधन और जमीन पूंजी स्वामी की जैसे ही सामंतवादी अवस्था में हमें देखने को मिलता है, बस ये थोड़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है आर्थिक रूप से संपन्नता हमें सामंती समाज में ज़्यादा देखने को मिलती है, और दास से अर्ध किसान जो है ये उनकी स्थिति थोड़ी सही थी। ये अर्ध किसान यहाँ पर इनके खेती का कार्य भी करते थे, दूसरे अतिरिक्त कार्य भी जो है किया करते थे, लेकिन ये वर्ग स्तरीकरण हमें मुख्य रूप से फिर से वही आधार पे देखने को मिल रहा है, उत्पादन के साधनों के आधार पे हमें ये सामंत और अर्ध किसान देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो लास्ट जो है पूंजीवादी समाज में वर्ग व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इस समाज में अब क्या हुआ कि मशीनों की स्थापना जो है होने लगी, बड़े बड़े उद्योग जो हैं यहाँ हमें देखने को मिलेंगे कि बड़े बड़े उद्योग धंधे जो हैं यहाँ खुल गए। अब क्या हुआ इस पूंजीपति युग में, जहाँ बड़े बड़े उद्योग जो हैं पूंजीपतियों ने जो है बड़े बड़ी इंडस्ट्री खोल ली, मशीनों का आविष्कार हो गया, नई नई प्रकार की मशीनें आ गई। तो यहाँ भी अब क्या हो गया कि पूंजीपतियों ने जो है अपना पूरा अधिकार जो है जमा लिया, या पूंजीपतियों को बहुत सारे जो हैं अधिकार मिल गए। तो यहाँ फिर से समाज जो है दो वर्गों में विभक्त हो गया, एक जो है पूंजीपति हो गया और दूसरा जो है श्रमिक हो गया। दो भागों में यहाँ फिर से बट गया। उत्पादन के वही जो है कार्ल मार्क्स ने
जैसे कहा कि आर्थिक आधार पे पूंजीपति जिसके पास उद्योग है, धंधे हैं, पैसा है, पूंजी है और उत्पादन के सारे कह सकते हैं कि साधन हैं, उत्पादन के अधिकार हैं, जबकि श्रमिक जो है वो अपने जीविकोपार्जन के लिए जो है पूंजीपति के यहाँ नौकरी करता है या कार्य करता है, कारखानों में कार्य करता है। तो यहाँ भी समाज जो है फिर से दो भागों में बट गया। अब यहाँ जो है मार्क्स ने कहा है कि श्रमिक वर्ग को उसने सर्वहारा वर्ग भी कहा है और पूंजीपति को बुजुर्ग वर्ग भी कहा है। तो अब यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगा कि पूंजीपति जो है उसके पास उत्पादन के सारे साधन हैं और श्रमिक जो हैं उसके पास उन सबका अभाव है। चाहे हम उत्पादन के साधनों की बात करें, उत्पादन अधिकारों की बात करें, उत्पादन प्रणाली की बात करें, इन सारे अधिकारों से श्रमिक वंचित है, कह सकते कि वंचित हो रहा है या उसको वो अधिकार जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। जो उत्पादित वो वस्तु कर रहा है उसमें से उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको उतना जो है श्रम नहीं, या कहेंगे कि जितना वो श्रम कर रहा है उसका मूल्य उसे नहीं मिल रहा है। और यहाँ पूंजीपति जो है अतिरिक्त लाभ कमाना चाहता है, उसके पास खूब पैसा है, उस पैसे से वो और ज़्यादा पैसा बनाना चाहता है। तो यहाँ भी क्या हुआ कि दो जो है भागों में समाज विभक्त हो गया, एक जो है पूंजीपति और दूसरा जो है श्रमिक। इस प्रकार से जो है समाज यहाँ पर दो भागों में हमें विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से अब हमें यहाँ पर जो है कार्ल मार्क्स ने मानते हैं कि आर्थिक उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर समाज में दो वर्ग विद्यमान हो गए। ये जो हमें दो वर्ग दिखाई दे रहे हैं कि जब हम पूरे विभिन्न समाजों में वर्गों की बात करते हैं तो हमें चाहे हम दासत्व युग से जाए, सामंती समाज या पूंजीवादी समाज की बात करें तो हमें हर समाज में दो वर्ग दिखाई दे रहे हैं और वो दो वर्ग जो दिखाई दे रहे हैं वो आर्थिक आधार पे, उत्पादन प्रणाली के आधार पे, उत्पादन साधनों के आधार पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक के पास उत्पादन के साधन है और दूसरे के पास अभाव है या कम है या वो जीविकोपार्जन के लिए उस वर्ग की साथ अधीन कार्य कर रहा है जिसके पास उत्पादन के साधन हैं। तो इस प्रकार से जो है कार्ल मार्क्स ने वर्ग व्यवस्था जो है बताई है, अलग अलग समाजों में जो है वर्ग बताए हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। आदिम साम्यवादी समाज को अगर हम छोड़ें तो उसके बाद हमें जो है ये सारे जब हम दासत्व युग में और सामंती युग में और पूंजीपति समाज को हम देखते हैं तो दो दो वर्ग हमें देखने को मिल रहे हैं और इनका जो स्तरीकरण है हमें वो आर्थिक आधार पर ही देखने को मिल रहा है। अब हम इसके बाद हमने आज पढ़ा कार्ल मार्क्स का वर्ग, विभिन्न समाजों में वर्ग। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है हमें वर्ग संघर्ष जो है वो देखने को मिलता है, कैसे जो है क्योंकि हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे तो पहले हमें वर्ग समझना ज़रूरी था कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग किसे कहा है, किस आधार पे जो है वर्ग निर्धारण किया है। और ये 20 नंबर का हमारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि अब तक के समाज जो है, अब तक का इतिहास, वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, उसमें ये हमें सब कुछ लिखना होता है। तो ये हमें बताना होगा कि कैसे जो है आदिम साम्यवादी समाज, फिर दासत्व, फिर सामंती, पूंजीपति। अब हम जो नेक्स्ट कल क्लास में पढ़ेंगे वो होगा हमारा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कि किस प्रकार जो है ये संघर्ष होता है, कैसे जो है वर्ग एक दूसरे से संघर्ष करते हैं। तो कल हम जो है कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।